बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या, पहले इसके लफ्ज़ी मतलब को आप समझेंगे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन से निकला है, यानी हमने और क्रॉस फर्टिलाइजेशन लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट प्लांट के दरमियान हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। तो उसके बाद हाइब्रिड कहते हैं दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में मिलना। तो यहाँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी जो दो मुख्तलिफ प्लांट होंगे और दोनों में जो डिफरेंस होगा वो एक कैरेक्टर का होगा। यानी जब भी हम किसी ऐसी क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं जिसमें दो मुख्तलिफ प्लांट्स की आपस में फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी, लेकिन वो डिफरेंस किसका होगा, सिर्फ एक कैरेक्टर का होगा, तो इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। हाइब्रिड दो मुख्तलिफ चीज़ों का मिलना, मोनो उनका डिफरेंस एक कैरेक्टर का होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले मेंडल्स ने क्या किया, ये 7 ट्रेड्स को 1 बाय 1 स्टडी किया। पहले एक कैरेक्टर को उठाया, जैसे सीड शेप की अगर हम बात करें तो दोनों प्लांट में सीड शेप के लिहाज से डिफरेंस क्या था कि एक प्लांट के पास सीड राउंड शेप का था और दूसरे प्लांट के पास जो सीड है वो रिंकल यानी झुर्रियों वाला था। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऐसी फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट दैट डिफर इन वन कैरेक्टर्स, जो एक कैरेक्टर के लिहाज से डिफरेंट हो। तो मेंडल्स ने तकरीबन ये जो एक डिफरेंस है कैरेक्टर का 7 ट्रेड्स के ऊपर अप्लाई किया और 1 बाय 1 सब कैरेक्टर को स्टडी किया। तो यहाँ हम सिर्फ एक कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे सीड शेप के हवाले से। जो रिजल्ट सीड शेप के हवाले से आए, बाकी सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं वो रिजल्ट उन पे अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन ली और फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन में जो मेल प्लांट था वो राउंड सीडेड था। तो ये सिंबल भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये मेल का सिंबल है, और जो रिंकल प्लांट था वो फीमेल प्लांट था। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि जो मेंडल्स ने जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो मेल साइड से आया, और जो आप कह सकते हैं रिंकल कैरेक्टर है, राउंड कैरेक्टर मेल की तरफ से आया और जो रिंकल कैरेक्टर है वो फीमेल की तरफ से आया। तो ये पेरेंटल जनरेशन है, क्योंकि यहाँ से स्टडी हमने स्टार्ट की। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो पेरेंटल जनरेशन वो होती है जहाँ से स्टडी स्टार्ट की जाती है। अच्छा, उसके बाद जब इनको क्रॉस फर्टिलाइज करवाया तो जितने भी अगली जनरेशन में प्लांट आए, तो अगली जनरेशन के लिए उसने लेबलिंग की F1 जनरेशन या इसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो यहाँ उसने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, हालांकि एक तरफ राउंड कैरेक्टर है एक तरफ रिंकल कैरेक्टर है, लेकिन F1 में जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे राउंड कैरेक्टर रखते हैं, राउंड सीडेड प्लांट है। तो यहाँ से उसने एक और आप कह सकते हैं बात, एक और नतीजा अखज़ किया। लगता है ऐसा जो रिंकल कैरेक्टर है वो छुप गया है और जो राउंड कैरेक्टर है वो सारे प्लांट के अंदर अपीयर हुआ। तो यहाँ से एक और टर्म निकाली गई, राउंड कैरेक्टर डोमिनेंट है, रिंकल कैरेक्टर रिसेसिव है, कि इसकी फिनोटाइप जो F1 जनरेशन है उसमें शो नहीं हुई। और ये जो डोमिनेंस है ये कंप्लीट डोमिनेंस है। इसका क्या मतलब है कि ये नहीं कि एक राउंड में हल्का हल्का थोड़ा सा रिंकल कैरेक्टर, नहीं, जो राउंड है वो बिल्कुल उसी तरह राउंड है जिस तरह सबसे पहली जनरेशन में इस्तेमाल की। अच्छा, एक और पॉइंट है कि जो पहली जनरेशन है ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी हमेशा होती, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। इसका क्या मतलब है कि जब राउंड सीडेड प्लांट को जब भी सेल्फ फर्टिलाइज किया जाएगा तो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो राउंड सीडेड होंगे, और इसी तरह रिंकल सीडेड को जब सेल्फ फर्टिलाइज किया जाएगा तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग रिंकल सीडेड होंगे। क्लियर? तो ये अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनकी हो तो इनमें से कोई भी रिंकल नहीं होगा, इसमें से कोई भी राउंड नहीं होगा। लेकिन जब इनको क्रॉस फर्टिलाइज करवाया गया तो F1 में सारे क्या है, राउंड कैरेक्टर है। अच्छा, जब इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया गया तो सेल्फ फर्टिलाइज करवाने के बाद तकरीबन हमारे पास, अगर हम रेशो के हिसाब से बात करें तो 4 अगर प्लांट लिए जाए तो 3 राउंड थे और 1 रिंकल, यानी 3:1 की रेशो आई। तो ये F2 जनरेशन आ गई, ये सेकंड फीलियल जनरेशन आ गई। अच्छा, उसने कहा कि ये 3 जो कैरेक्टर हैं ये सारे के सारे राउंड हैं। यहाँ एक प्लांट रिंकल है, ये जो 3 राउंड है। अच्छा, इनको 1 बाय 1 सेल्फ फर्टिलाइज करवाएगा, इसको भी सेल्फ फर्टिलाइज करवाएगा, इसको भी सेल्फ फर्टिलाइज करवाएगा, इसको भी सेल्फ फर्टिलाइज करवाएगा। तो उसने देखा कि इसका जो कैरेक्टर है 3 में से एक का जो कैरेक्टर है वो P1 की तरह है और 2 का कैरेक्टर 3 में से F1 की तरह है। मतलब क्या है इसका, कि जब इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया गया तो सारे राउंड आए, ऑल राउंड। लेकिन जब इनको फर्टिलाइज करवाया गया तो 3 राउंड आए और 1 रिंकल की रेशियो से, यानी
P1 का करेक्टर क्या है, जब सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाएगा सारे राउंड आएंगे। और लेकिन F1 का जो करेक्टर है, हालांकि यहाँ भी राउंड है, लेकिन जब इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाएगा तो इसमें 3 राउंड आते हैं और एक रिंकल आता है। तो उसको इसी तरह नजर आया कि जो P1 वाला जो प्लांट था, यानी ये वाला जो प्लांट है जो F2 जनरेशन में, ये हालांकि ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, लेकिन इनमें से इसका जो करेक्टर है वो P की तरह, ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन ये जो 2 प्लांट हैं ये F1 की तरह बिहेव कर रहे हैं कि इनमें जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जा रही है तो 3 और 1 की रेशो से प्लांट आ रहे हैं। तो इन सारे ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए मेंडल्स ने कुछ इंटरप्रिटेशन की, अपने नताइज को अखज़ किया इन ऑब्जर्वेशन से। अच्छा, ये जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं ये सारे करेक्टर के लिए आए हैं। उसमें डोमिनेंट करेक्टर इस तरह बिहेव करता है कि F1 जनरेटर में सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर शो होता है, और उसके बाद F1 के बाद जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है उसमें 3 राउंड डोमिनेंट होते हैं और एक रिसेसिव करेक्टर होता है। तो सारे करेक्टर में यही आप कह सकते हैं रिजल्ट फॉलो हुए हैं। तो इन रिजल्ट को देखने के बाद तो मेंडल्स ने बड़ा सोचा, उसके बाद उससे कुछ नताइज अखज़ किए, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसको हम कहते हैं मेंडल्स इंटरप्रिटेशन, कि इंटरप्रिटेशन सोच समझ के जो बात करना है, जवाब देना किसी चीज़ का, उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो उसने कहा कि ये जो ट्रेट है, ट्रेट यानी जैसे यहाँ हमने ट्रेट लिया है सीड शेप, तो उसने कहा कि सीड शेप की जितनी भी वैरायटी है वो पार्टिकुलेट हेरिडिटी फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, और इन पार्टिकुलर हेरिडिटी फैक्टर के लिए उसने नाम दिया एलिमेंटल। यानी आप ये कह सकते हैं कोई भी ट्रेट, उसकी कोई भी वैरायटी, उसको डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स का नाम उसने क्या दिया, एलिमेंट। बाद में एक साइंटिस्ट आया जॉनसन, उसने फिर इन एलिमेंटन को जीन्स का लक़ब दिया, और उसने कहा कि ये जो पेरेंट्स, ये जो एलिमेंटन्स हैं, या आप इसको आजकल जीन्स भी कह सकते हो, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। फिर उसने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म के पास एक ट्रेट का पेयर मौजूद है, एलिमेंटन या जीन्स का, यानी एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक पेयर कंट्रोल करता है किसी भी करेक्टर को, और इस पेयर का एक मेंबर एक पेरेंट्स की तरफ से आता है गैमीट के जरिए से, और दूसरा मेंबर दूसरे पेरेंट्स से आता है गैमीट के जरिए से। उसने कहा कि इस पेयर के अंदर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अगर सपोज हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पेयर है, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, इस पेयर के एक मेंबर डोमिनेट हो सकते हैं और एक मेंबर रिसेसिव हो सकते हैं। तो उसने कहा कि जो डोमिनेट मेंबर है उसके लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाए, जैसे हमने सीड शेप में जो आर है ये राउंड का आप कह सकते हैं फैक्टर है, और जो स्मॉल आर है ये रिंकल का फैक्टर है। तो यहाँ चूंकि डोमिनेंट करेक्टर राउंड है, इस वजह से राउंड के लिए हमने कैपिटल आर वर्ड इस्तेमाल किया है, और रिंकल के लिए हमने स्मॉल आर वर्ड इस्तेमाल। यानी अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास सीड शेप है, सीड शेप, तो इसका जो एलिमेंटन है, जीन है, वो हमने आर लिखा है। हमने क्या लिखा है, आर लिखा है। तो आगे फिर ये आर 2 तरह के हैं, अगर स्मॉल आर हो तो उससे रिंकल करेक्टर बनेगा, अगर कैपिटल आर हो से राउंड कैरेक्टर डिटरमाइन होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास आर की 2 मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, रिंकल कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर। उसने ये कहा कि जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज हैं वो हमेशा पेयर के दोनों मेंबर एक जैसे रखती हैं। जैसे राउंड होगा तो इसमें दोनों मेंबर एक जैसे होंगे, और रिंकल है उसमें दोनों मेंबर एक जैसे होंगे। तो ऐसी कंडीशन को जिसमें दोनों अलील या दोनों जीन्स एक जैसे हों तो वो होमोजाइगस कहलाती है, और उस ऑर्गेनिज्म को जिसमें उस पेयर के दोनों मेंबर एक जैसे हैं वो होमोजाइगोट कहलाता है। तो सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास राउंड प्लांट है, राउंड प्लांट, और दूसरा हमारे पास है रिंकल प्लांट। तो राउंड में सीड शेप के दोनों अलील एक जैसे होंगे, और रिंकल में सीड शेप के दोनों अलील एक जैसे होंगे। क्लियर? फिर उसने आगे बात की कि ये जब ऑर्गेनिज्म, जब राउंड सीडेड प्लांट जब गैमीट्स बनाएगा, इसी तरह रिंकल सीडेड प्लांट जब गैमीट्स बनाएगा, तो गैमीट फॉर्मेशन के वक्त जब मियोसिस होती है तो इस दो पेयर के दोनों मेंबर सेपरेट हो जाते हैं, कि और हर गैमीट में इसका एक मेंबर जाता है। यानी जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ अगर गैमीट बनेंगे तो ये दोनों पेयर के मेंबर सेपरेट हो जाएंगे, तो एक गैमीट में एक मेंबर आएगा और दूसरे गैमीट पे
दूसरा मेंबर आएगा। यानी जितने भी हमारे पास गैमीट बनेंगे, 4 गैमीट बन रहे हैं तो 2 के पास एक मेंबर होगा, 2 के पास एक मेंबर होगा। इसी तरह यहां है, यहां क्लियर। तो अगर यहां हम बात करें सेपरेशन ऑफ एलील की, तो मेंडल इंफ्रेड का मतलब है रिजल्ट निकाला इसने कि मेंबर ऑफ ईच पेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, कि मेंबर जो ईच पेयर के हर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ईच गैमीट हैज ओनली वन ऑफ दिस फैक्टर, कि हमारे पास जितने भी गैमीट बनेंगे तो हर गैमीट के पास ये इनमें से एक फैक्टर होगा, चाहे वो ये वाला आर हो, चाहे वो ये वाला आर, चाहे वो ये वाला आर हो, चाहे वो ये वाला आर हो। अच्छा, फिर उसने कहा फर्टिलाइजेशन इज रैंडम। फर्टिलाइजेशन का मतलब है ये गैमीट है, ये गैमीट है, तो कोई सा भी गैमीट किसी को भी फर्टिलाइज कर सकते हैं। ये वाला इसको भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, ये वाला इसको भी फर्टिलाइज कर सकते, ये वाला इसको भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, ये वाला इसको भी फर्टिलाइज। लेकिन चूंकि दोनों गैमीट एक तरह के हैं, यहाँ भी दोनों गैमीट एक तरह के हैं, तो रिजल्ट सबका एक ही जैसा आएगा, चाहे ये इसको फर्टिलाइज करे, चाहे ये इसको चाहे। तो इस वजह से बजाय हम चारों कॉम्बिनेशन, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन चूंकि चारों कॉम्बिनेशन एक जैसे हैं, इस वजह से हम सिर्फ इधर से भी एक गैमीट ले लेते हैं और इधर से भी एक गैमीट ले लेते हैं। तो चूंकि राउंड कैरेक्टर में ये स्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास ये फीमेल यानी एग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारे पास इस तरह का जाइगोट बनेगा, तो ये F1 जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ हमारे पास दोनों अलील डिफरेंट आ गए हैं, और दोनों अलील डिफरेंट होने की वजह से अब इस कंडीशन को हम कहेंगे हेट्रोजाइगस, या इस ऑर्गेनिज्म को जो डिवेल्प होगा वो हेट्रोजाइगोट होगा सीड शेप के हवाले से। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास इन दोनों में से किसका करेक्टर शो होगा, तो कैपिटल आर का कैरेक्टर शो होगा, और कैपिटल आर का कैरेक्टर क्या है, राउंड, और स्मॉल आर का कैरेक्टर छुप जाएगा, और स्मॉल आर का कैरेक्टर क्या है। तो ये जो जाइगोट है इससे कौन सा प्लांट डिवेल्प होगा, राउंड सीडेड प्लांट डिवेल्प होगा। क्लियर। तो चूंकि सारे गैमीट से एक ही जैसे रिजल्ट आना है, तो इसका मतलब है कि सारे जितने भी जाइगोट बनेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो रैंडम है, तो सारे के सारे मेंबर क्या होंगे, यही आप जेनेटिक कॉम्बिनेशन रखेंगे और सारे के सारे राउंड सीडेड प्लांट बने। तो अगर देखा जाए F1 में जो रिजल्ट आए थे वो सारे के सारे राउंड कैरेक्टर थे, तो यहाँ से जो वो कैलकुलेशन यहाँ तक की, तो वो कैलकुलेशन इस रिजल्ट से मैच कर रही है। तो अगर यहाँ से हम फर्दर आगे चलें तो फर्टिलाइजेशन हमेशा रैंडम होगी। मेल गैमीट जिसके पास एक फैक्टर है फर्टिलाइज द फीमेल गैमीट, वो दूसरे फैक्टर वाले गैमीट को फर्टिलाइज करेगा, और पेयर इज रिस्टोर्ड इन जाइगोट, और जब जाइगोट बनेगा तो पेयर दोबारा बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, जो जाइगोट डेवलप होगा F1 में वो हेट्रोजाइगस होगा इस केस में, यानी कि हर केस में, इस केस में हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, और यहाँ इसको रिप्रेजेंट, और जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो मोनोहाइब्रिड होंगे। कि मोनोहाइब्रिड से क्या मुराद है कि यहाँ एक कैरेक्टर का डिफरेंस था जो हमने स्टडी किया था। डियर अलील आल्सो सेग्रीगेट, हाँ आगे फिर जाहिर बात है इससे जब इंडिविजुअल बनेगा तो उसने भी गैमीट प्रोड्यूस कर। अब ये थोड़ी सी बात आप लोगों ने समझनी है, यहाँ उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, यानी जो आप कह सकते हैं मेल गैमीट भी यही प्रोड्यूस करेगा और फीमेल गैमीट भी यही प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, वो ऑर्गन जिसने मेल गैमीट प्रोड्यूस करने उसका भी जेनेटिक मेकअप यही होगा, क्योंकि हमारे पास ये तो हमने डिटेल से चैप्टर 19 में भी डिस्कस किया था, एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल्स हैं सबका जेनेटिक मेकअप एक जैसा होता है। हाँ, फिर आप कह सकते हैं एक सेल में पाए जाने वाले जीन्स में से किसका कैरेक्टर शो होगा, ये साइटोप्लाज्म डिफेक्ट, ये चैप्टर नंबर 19 में डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि रोल ऑफ जीन्स ने कैरेक्टर डिसाइड करने हैं, और किस जीन्स ने एक सेल में काम करना है वो साइटोप्लाज्म डिसाइड करे। जैसे हमारी आंख के पास भी सारे जीन्स हैं, हमारे नाक के पास भी सारे जीन्स हैं, हमारे स्किन के पास भी सारे जीन्स हैं, लेकिन एक स्किन के सेल में जीन्स तो पूरी बॉडी के हैं कि उसके पास आंख, नाक, कान, बाल, सारे स्ट्रक्चर या सारी कैरेक्टरिस्टिक के जीन्स हैं, लेकिन उससे सिर्फ फिर स्किन क्यों बनती है, ये उसका साइटोप्लाज्म डिसाइड करे। तो इसी तरह वो ऑर्गन जिसने मेल गैमीट बनाने हैं उसमें भी ये जीन्स होंगे, और वो ऑर्गन जिसने फीमेल गैमीट बनाने उसमें भी ये जीन्स होंगे। तो
मेंडल्स ने क्या कहा कि जब मेल गैमीट बनेंगे तो ये पेयर दोबारा अलग हो जाएगा, लेकिन इस दफा गैमीट में दो डिफरेंट किस्म के आप कह सकते हैं एलील आ रहे हैं, एक के पास आ रहे हैं, तो यहाँ दो डिफरेंट किस्म के गैमीट गए और यहाँ भी दो किस्म के गैमीट आ गए। ये एग्स हैं, ये स्पर्म्स हैं। अच्छा, अब जब डिफरेंस आ जाए गैमीट का तो फिर इस डिफरेंस से क्या पॉसिबिलिटी होगी, कितनी किस्म की जीनोटाइप बनेंगी, कितने किस्म के जीन कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इस जीन कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी को चेक करने का जो मेथड है वो एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया, बड़ा आसान सा मेथड है, पन्नट स्क्वायर मेथड। पन्नट स्क्वायर, तो इसमें क्या करना है, प्रिडिक्ट द पॉसिबल जीनोटाइप्स, जिसने जो पॉसिबल जीनोटाइप्स है उसको प्रोडिक्ट करना है कि एक ऑर्गेनिज्म में कितनी किस्म की जीनोटाइप पॉसिबल है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक स्क्वायर बनाया जाता है, उसमें जितने गैमेट्स मेल के लिए आते हैं उतने ही फीमेल के गैमेट्स लिए जाते हैं और फिर हम उसको आप कहते हैं एक दूसरे साइड को मल्टीप्लाई करके हम अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि एक स्क्वायर है तो एक तरफ मैंने ड्रा कर दिए फीमेल गैमेट। अच्छा, गैमेट को आमतौर पे सर्कल लाजमी है और दूसरी तरफ हमारे पास मेल गैमेट या फीमेल गैमेट। तो सबसे पहले अगर हम इसको लिखें, सबसे पहले इस साइड वाले गैमेट को लिख लेते हैं आर, और फिर ये वाले गैमेट, अब ऊपर वाले गैमेट लिख लेते हैं। तो ये चार किस्म के पॉसिबल कॉम्बिनेशन है अगर दो डिफरेंट किस्म के गैमेट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। क्लियर? तो यहां हमारे पास देखें होमोजाइगस है तो इससे राउंड प्लांट आएगा, सॉरी यहां ऊपर से तो स्मॉल आर आएगा ना। ये हेट्रोजाइगस है लेकिन यहाँ भी राउंड प्लांट आएगा, ये हेट्रोजाइगस है यहाँ भी राउंड प्लांट, और लेकिन ये वाला जो है वो रिसेसिव है होमोजाइगस, तो यहाँ आएगा रिंकल्ड प्लांट, यानी 3 राउंड होंगे और एक रिंकल्ड होगा। अगर इन रिजल्ट को देखा जाए तो ये जाइगोट F2 जनरेशन के लिए बन रहे हैं। तो ये F2 जनरेशन में हमारे पास जो प्लांट के एक्सपेरिमेंट के अंदर कॉम्बिनेशन आए थे वो इसी तरह थे कि 3 राउंड थे और एक रिंकल्ड था। तो यहाँ भी अगर देखें तो इससे भी राउंड बनना है तो 3 राउंड हो गए और एक रिंकल्ड होगा। तो जिस वक्त हम रिजल्ट लिखते हैं किसी भी क्रॉस का तो यहाँ रिजल्ट 2 तरीके से लिखा जाता है। यानी अगर हम रिजल्ट की बात करें, एक उसका फिनोटाइपिक रिजल्ट होगा और दूसरा इसका जीनोटाइपिक रिजल्ट होगा। यानी फिनोटाइपिक रेशियो तो ये है कि 3:1, 3 राउंड है और एक रिंकल्ड। लेकिन जब हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो यहाँ 3 किस्म की पॉसिबिलिटी है। पहला है, एक है RR कॉम्बिनेशन के साथ, 2 है यानी 4 में से 1 है RR कॉम्बिनेशन के साथ, 4 में से 2 है R स्मॉल r और 1 है हमारे पास 4 में से स्मॉल r कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये बन जाएगा डोमिनेंट होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन और ये रिसेसिव होमोजाइगस। अच्छा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी अगर मैं इसको करना चाहूँ तो 2 और 4 को 1/2 भी लिख सकता हूँ, 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो इसको सिंपली 1:2:1 की रेशियो भी लिख सकते हैं, या अगर 4 नीचे लिखना चाहे तो 1/4, 1/2 और 1/4 की रेशियो भी लिखी जा सकती। तो ये इसका जीनोटाइपिक रिजल्ट है इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ये इसका फिनोटाइपिक रिजल्ट है। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या आएगा तो लाजमी वो मेंशन करेगा कि उसमें फिनोटाइप रिजल्ट कौन सा है, जीनोटाइपिक रिजल्ट कौन सा है। क्लियर? अच्छा, इससे एक और बात जो हमने यहाँ डिस्कस की थी, ये तीनों राउंड तो आए हैं लेकिन इसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो P1 की तरह का है, क्योंकि इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन से रिजल्ट P1 की तरह है, और इन दो का जो आप कह सकते हैं रिजल्ट है वो F1 की तरह। अगर आप देखें तो यहाँ से आपको क्लियर और भी हो जाएगा कि हमारे पास जो P1 का राउंड है उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैपिटल R होमोजाइगस है और जो F है उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस है। तो ये वाला जो है आप कह सकते हैं ये लाइक P है और ये वाले लाइक F1 है।
तो 3 में से 1 लाइक P है और 3 में से 2 आप कह सकते हैं लाइक F1 है। अच्छा, इन सारे ऑब्जर्वेशन के बाद साथ के साथ करैक्टर को उसने स्टडी किया और साथ के साथ करैक्टर के सेम रिजल्ट आए जो यहाँ लिखे गए हैं। तो फिर उसने आखिर में एक स्टेटमेंट दी। इन सारे रिजल्ट को देखने के बाद उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाम जाहिर है, तो इसको अगर हम समराइज करें कि पेयर सेपरेट होगा फिर पेयर बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। तो यही स्टेटमेंट है कि 2 को एग्जिस्टिंग अलील, 2 इकट्ठे रहने वाले अलील जो एक ट्रेट के हैं, वो क्या करेंगे एट मियोसिस के वक्त वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह सेपरेट होंगे कि हर गैमीट में एक अलील आएगा, उसके बाद अलील दोबारा मिलके पेयर बनाएंगे। जब फर्टिलाइजेशन हमेशा रैंडम होती है। रैंडम का क्या मतलब है, ये इसको भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, ये इसको भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, ये इसको भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, और फिर जो जाइगोट बनेगा। तो ये आप कह सकते हैं 3 लाइनों के अंदर इसकी स्टेटमेंट है। 2 को एग्जिस्टिंग अलील जो एक ट्रेट के हैं वो मियोसिस के वक्त अलग होंगे, गैमीट बनेगा, हर गैमीट के अंदर एक अलील आएगा, और फिर ये अलील दोबारा पेयर की शक्ल बनाएंगे जब उनकी फर्टिलाइजेशन होगी या जब जाइगोट बनेगा। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन सारे ऑब्जर्वेशन के बाद ये जो स्टेटमेंट आई है इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अब ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। डिस्कस द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन डिटेल, तब भी आपने ये एक्सपेरिमेंट लिखना है और मेंडल की इंटरप्रिटेशन लिखनी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मेंशन करें, तब भी आपने ये एक्सपेरिमेंट लिख के ये मेंडल की इंटरप्रिटेशन लिखनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसकी बुनियाद पे हम आगे बहुत सारे आर्टिकल को समझेंगे। इस वजह से इस बेस को आप लोगों ने लाजमी मजबूत करना है। अच्छा, इसके बाद इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्रॉस है जिसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, लेकिन उसको चूंकि टाइम काफ़ी हो गया इस वजह से उसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।